सभी साधक ऋचा गुप्ता के सानिध्य में आइए कुछ देर के लिए। सभी साधक आराम से बैठ जाएं और आइए कुछ देर प्रभु श्री नारायण हरि को याद करके ओम का उच्चारण करेंगे। अपने आप को वाइब्रेशन देंगे कि हम अत्यंत सुख में हैं। हम बहुत सुखी पवित्र आत्मा हैं और प्रभु की असीम कृपा हम पर बरस रही है। अब 3 गहरी लंबी सांस लेंगे। महसूस करेंगे कि हम हर सांस के साथ शांत होते जा रहे हैं। और खुद के केंद्र पे धीरे धीरे आते जा रहे हैं।
आ
सांसों को गहरी होने देंगे। महसूस करेंगे कैसे हम अपने केंद्र पे धीरे धीरे, कैसे हमारे सभी चक्र धीरे धीरे स्टेबलाइज हो रहे हैं। महसूस करेंगे, मेरे साथ लय में लय मिला के रखेंगे।
सभी अपने अंदर उतरी शांति को महसूस करेंगे। कुछ पल अपने साथ अपने केंद्र पे रहेंगे और धीरे धीरे जैसे हो पाए कुछ सांसों के बाद अपनी अपनी आंखें खोलेंगे।
धन्यवाद दें उस ईश्वर का, परम गुरुदेव का। धन्यवाद ऋचा, बहुत अच्छे से हम सबको साधना करवाने के लिए। पिछले दिनों आप सब अपने अनुभव कह रहे थे ग्रुप पर, कृपया एक एक करके अपने अनुभव रखें। मैं जो मेरी दैनिक सेवा करता हूँ रात की। प्रेमानंद थोड़ा ऊंचा बोलेंगे, आवाज कम आ रही है। एक सेकंड। अब आ रही है प्रभु जी? मैं जो मेरी दैनिक सेवा रोज की करता हूँ ना रात की, तो परसों तरसों करने बैठा तो पता नहीं कैसे वो सेवा तो रह गई, उसकी जगह ये ओम ध्यान में चला गया मैं, और होता ही चला गया, ये भी ख्याल नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, फिर उसका जब मौन में जाते हैं ना, तब जागृति आई कि अरे मैं तो ओम ध्यान कर गया। ठीक है, वो भी अच्छा तो लगा मेरे को, मतलब मेरे को उस टाइम महसूस हुआ, जो मैंने लिखा भी है, कि सहजता से ध्यान कैसे हो जाता है और किया जाता है, और बाद में जागृति भी बनती है सहजता के अंदर। ये वाली बात भी है, जबरदस्ती वाले में जागृति नहीं आती है, उसमें तो एक बंधन हो जाता है। इसमें जागृति रही कि अरे मेरे से ये हो गया, तो कोई तुरंत बाहर भी आ जाओ उससे आप। ये मेरा अनुभव था। और सहज कुछ कहना चाह रहे थे? जी गुरुजी। गुरुजी, कल जब मैं ईश प्रार्थना कर रही थी, जब हम दूर की आवाज सुनते हैं, तो मुझे चिड़ियों की आवाज आ रही थी। वो चहचहाहट नहीं थी, वो जैसे बहुत सारी चिड़िया शोर मचाती हैं, ऐसे आवाज थी। और जबकि मैंने महसूस किया मेरे आसपास चिड़िया नहीं थी। और कुछ समय के बाद वो चहचहाहट हल्की सी कम हुई, शोर कम हुआ, और एक या दो चिड़ियों की अलग अलग आवाज सुनाई दी। तो मेनली मुझे चिड़ियों की ही आवाजें सुनाई देती है जब मैं दूर की आवाज सुनती हूँ। और दूसरा, कल मैंने ध्यान किया, जब हम ओम उच्चारण करते हैं तो सांसों को देखा मैंने, और मैंने पाया मुझे कोई जल्दी नहीं हो रही थी सांस लेने की और सांस को बाहर छोड़ने की। ये दो मेरे अनुभव है। और कोई? गुरुजी, मैंने लिखा था। आपका गला कुछ खराब हो गया आज डॉक्टर साहब, कल तो ठीक था। नहीं गुरुजी, ये ना, जो जैसे होटल है तो उसमें पूरे टाइम आप एसी में रहते हो, बाहर की हवा मिलती नहीं है। लेक्चर्स हो रहे हैं, हॉल हो रहे हैं, तो वहां पे भी सारे एसी है, तो होम्योपैथिक गड़बड़ होता है। मेडिसिन थ्रॉट एड, थ्रोट रेट। हाँ वो आप खरीद लो, और दिन में 3 या 4 टैबलेट उसको जीप पे रखोगे तो वो फिर आपको चूस के डाइल्यूट डिजोल्व हो जाती है। और हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर पियो। आप इसको प्रैक्टिस को करोगे तो आपको 2-3 घंटे में आराम आना शुरू हो जाएगा, शाम तक गला ठीक हो जाएगा। और भी साथियों को जिनको वायरल की प्रॉब्लम चल रही है, मौसम के चलते समस्या चल रही है, इस चीज को अपनाएं। ठीक है, चंद स्वरूपनी की तबीयत खराब थी, थ्रॉटेड लें और ल्यूक वार्म वाटर लें, कैसा भी गले का इन्फेक्शन हो शाम तक आराम आ जाता है। हाँ डॉक्टर साहब। तो आपने कहा था कि पढ़ के सुनाना, तो वो मैं सुना दूं, आपकी आज्ञा हो तो। मुझे उठाना पड़ेगा फोन गुरुजी। कोई बात बताओ। गुरुवर प्रणाम, सभी साधुओं को नारायण हरि।
ईश प्रार्थना में सुनने के समय ऐसा लगता है जैसे सबसे दूर की ध्वनि सबसे पास ही है। ज़ की ध्वनि आती रहती है। नई विधि द्वारा ओम उच्चारण में अधिक मन लगा एवं जागृति भी अधिक रही। ओम उच्चारण के बाद वाले श्वास में काफी बार बड़ी बड़ी जमाइयां ही आती रहीं। ऐसा लगा कि लयबद्ध तरीके से ओम जमाई चला। फिर स्थिरता का अनुभव हुआ। फिर अपने अनर्गल व अप्रासंगिक विचारों को अधिक निकटता से देखा। सेट्स में आ रहे थे, कितने क्रम रहित परंतु अधिकतम ऊर्जा खाने वाले। वह अपने साथ बहा के ले जाने की अद्भुत क्षमता है इनमें। दिन में कई बार धोबी पछाड़ देते रहते हैं। इस भूल भुलैया से निकलने का मार्ग क्या है प्रभु? लगे हुए तो हो मार्ग में, यही तो है जो कर रहे हो। पहले तो ये पता ही नहीं चलता था कि किस विचार के साथ आप नत्थी हो गए और कहां से निकल के कहां तक बह गए। यही मार्ग है, यही सही मार्ग है, इस पे आप सही चल रहे हो। ये भूल भुलैया जैसे जैसे आपकी निगाह में आनी शुरू हो जाएगी तो आप पाएंगे कि भूल भुलैया गिरनी शुरू हो गई है, माया का चक्र हटना शुरू हो गया है। यही मार्ग है, आप बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। इसमें जो जरूरी है वो है निरंतरता, कंटिन्यूटी जरूरी है, सतत रहना जरूरी है। और क्योंकि ये आप सबकी अपनी अपनी यात्राएं हैं और आप कंटिन्यू रहने के लिए या ना रहने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं, आपकी उस स्वतंत्रता का कभी भी उल्लंघन नहीं किया जाएगा, किया ही नहीं जा सकता है। दबाव नहीं डाला जा सकता है, निवेदन किया जा सकता है, धमकी नहीं दी जा सकती है, प्रार्थना की जा सकती है। परम गुरुदेव की तरफ से लगातार प्रार्थना आपको नित्य की ही जाती है, निवेदन किया ही जाता है। इस भूलभुलैया से निकलने का एक ही मार्ग है कि आप अपनी कंटिन्यूटी को ना तोड़ें। कंटिन्यूटी, कंटिन्यू आप बने रहें, कंटिन्यूटी के ऊपर ब्रेक नहीं आने दें। कई बार ऐसा होगा कि कंटिन्यूटी में ब्रेक आएगा, लेकिन वो कौन सा ब्रेक है ये चीजें आप लोग अब अनुभव से जान चुके हैं। हर वो साधक जो परमिशन लेके बोल के जाएगा सामने से आके मुझे छुट्टी चाहिए, वो कंटिन्यूटी का ब्रेक नहीं है। भले ही बेहोशी की अवस्था में है लेकिन फिर भी वो जान रहा है कि अभी मेरे को हजम करने के लिए जो मिला है, डाइजेस्ट करने के लिए मुझे थोड़ा सा समय का स्पेस चाहिए। वो कंटिन्यूटी का ब्रेक नहीं है। लेकिन हर वो साधक जो बिना बताए जाएगा वो ब्रेक ले रहा है। हमारे सामने सामने कितने साधकों ने ब्रेक लिए हैं, कह के भी लिए हैं, बिना कहे भी लिए हैं। जो कह के ब्रेक लेगा वो कंटिन्यू चल रहा है, उसको थोड़ा स्पेस चाहिए। जो सूत्र उसके भीतर आ गए हैं, अंतर्मन उनसे कुछ तालमेल बिठा ले, कुछ हजम कर ले। सबसे अच्छा हाजमा शांत बैठ के होता है। आप आराम से बैठ जाएं, आपको सूत्र समझ आने लगते हैं। जितना समझने की चेष्टा करोगे उतना ही प्रॉब्लम क्रिएट होने की संभावना रहती है, विशेषकर अध्यात्म की लाइन। संसार की लाइन में भी है, कोई सूत्र आपको समझ नहीं आए, ज्यादा पीछे पढ़ो, समझ नहीं आता, आप कहते छोड़ दो कल करेंगे। पाइथागोरस पर में बहुत लोगों को समझ नहीं आती थी, छोड़ देते थे, सुबह देखेंगे। और जब वो सुबह देखते थे तो वो एक क्षण में उनको समझ आ जाती थी। आपका भीतरी तंत्र आपके बदलते हुए स्वरूप को एक्सेप्ट करे, उसको स्वीकार करे, नहीं तो विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा। तो विरोधाभास में वो ही जीव फंसेंगे जो यहां पर अपने रिएक्शंस देते हुए आर्टिफिशियल अप्रोच अपनाएंगे। जो हो वो कह देना है,
ऐसा लगा, बस बात खत्म हो गई। तू है, दिखता नहीं, आंखें हैं, देख पाती नहीं, खुशबू मदहोश करती है क्यों, सरसराहट सी आवाज सुनती है क्यों, हवा से गुजर जाते हो क्यों, भीतर से होकर निकलते हो क्यों, खोजूं तो कैसे प्रिय, जान तो गया हूं अब, पा क्यों नहीं सकता तुम्हें, आओ मेरा हाथ पकड़ लो, मुझको अपने गले लगा लो, दूरी अब तो सही नहीं जाती, पर्दों की ये बेल गिरा दो, मैं तुम में खो जाऊं स्वामी, मेरा कुछ भी शेष बचे ना, तुमको मेरे नयन पुकारें, नयनों के विषय बन जाओ, एक बार आ जाओ प्रियतम, एक बार दर्शन दे दो, मुझको अपने संग ले जाओ, मुझको अपने संग ले जाओ, मेरे प्रेम स्वीकार करो प्रिय, मुझको स्वीकार करो मेरे स्वामी, तड़पते हृदय की प्यास बुझा दो, रेते में बदरा बन बरसो, प्यासी धरती धरती पर घन बन बरसो, ऐसो बरसो, ऐसो बरसो, धरती की प्यास मिटे अब, मेरा मन प्यासा प्यास बुझाओ, मिलने का कोई मार्ग सुझाओ, कुछ भी अब समझ नहीं आता, क्या करूं और कैसे करूं अब, तुम ही करता करतार हो प्रियवर, फिर मुझको ये पीड़ा क्यों है, तुम ही करता करतार हो प्रियवर, फिर मुझको ये पीड़ा क्यों है, आकर मेरी पीर मिटाओ, थोड़ा सा धीरज बंधवाओ, किससे और करूं विनती अब, तुमरे सिवा कुछ देख ना पाऊं, तुमरे सिवा कुछ देख ना पाऊं, या तो आशा बंधाते ही ना, सोता था तो सोता सही, नींद टूटी तो जाग हुई है, सोने की अब जुगत नहीं है, कैसी अड़चन ये कैसी बाधा, ओ बेहोशी वापस आ जा, तभी तुमको भूल मैं पाऊं, भूलने की कोई युक्ति नहीं है, रोऊं तो अब रो ना पाऊं, मैं रूखा सा शेष बचा अब, शेष बचे को स्वीकारो प्रियवर, हाथ बढ़ाकर थाम लो अब तो, अपनी कोली में भर लो प्रियतम, अपनी कोली में भर लो, बस जैसे हो वैसे आ जाओ, इसमें जरा भी घटबड़ की गुंजाइश नहीं है। जैसे हो, जैसे हो वैसे सबसे अच्छे हो, और वैसे ही चले आना है। तो ये प्रैक्टिस तब होगी जब आप अपने अनुभव को बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी एडल्ट्रेशन के एज इट इज रखेंगे, आपको स्वयं को प्रस्तुत करना आ जाएगा, उसके पर्दे वो ही जाने, हम तो पर्दे ना लगाएं, क्योंकि सारी की सारी समस्या हमारे ही पर्दों में है, हमारे पर्दे बहुत पावरफुल हैं, वो गिरने मुश्किल हैं। जैसे तुम हो बस ठीक वैसे चले आओ, तुम्हें प्रैक्टिस होगी अपने आप को प्रेजेंट करने की, तो जैसे 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 तुम्हारा प्रेजेंटेशन बेपर्दा होगा, अधिक बेपर्दा होगा, उतना ही वो भी अधिक बेपर्दा होगा। बस अपना वो जगह चुन लो जहां पर तुम अपने आप को एक्सप्रेस कर सको,
संसार के सामने एक्सप्रेस करोगे तो संसार स्वीकार नहीं करेगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे स्वयं को कहाँ एक्सप्रेस कर देना है, कहाँ खोल देना है। और जब तुम उचित जगह पर स्वयं को एक्सप्रेस करते हो तो एक बहुत अच्छी शांति की फीलिंग ऑफ कन्फाइनमेंट, बहुत तसल्ली मिलती है, बहुत तसल्ली मिलती है। आप बोलें और कोई ना सुने तो आपके बोलने का क्या सार। और आप बोलें और आपको पता हो कि कोई मुझे सुन रहा है। रेडियो जॉकी होते हैं ना, उनके सामने कोई नहीं होता, लेकिन वो बोलते हैं, अद्भुत बोलते हैं। उनको पता है कि वो मेरे सामने नहीं है, लेकिन वो मुझे सुन रहे हैं। जब मन में ये भाव मजबूत हो जाए कि मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रही हूं, और मेरा बोलना व्यर्थ नहीं है, मुझे सुना जा रहा है, मुझे कोई सुनता है, जब ये भाव भीतर प्रबल हो जाए, हृदय में बहुत शांति आती है। आपके हृदय से रोग दूर होने लगते हैं। अब डर नहीं लगता, अब घृणा नहीं आती, अब ईर्ष्या नहीं आती। हृदय को समझ आ गया है कि कैसे मुझे हृदय को प्रकट कर देना है, और उसको ये भी समझ आ गया है कि कैसे प्रकट करते हुए हृदय के भाव को कोई सुनता है। वो सुन रहे हैं, उनके रूप में आप सब सुन रहे हैं। ऐसे अपने भाव को प्रबल करके और फिर जल्दी से काम में लग जाओ। संसार के काम बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि संसार के काम में नहीं लगोगे तो फिर उसकी याद आ जाएगी, फिर क्या करोगे। उसकी याद आ जाएगी तो फिर शिथिलता आ जाएगी, फिर तुम गिर जाओगे, फिर तुम्हारा शरीर नहीं उठेगा, फिर आईबॉल्स ऊपर चढ़ जाएंगे, फिर पलकें बंद हो जाएंगी, फिर तुम उसको पुकारोगे, फिर वो नहीं आएगा, फिर तुम्हारी पीड़ा बढ़ती जाएगी, फिर तुम उस पीड़ा का क्या करोगे। जहां तक पहुंच गए हो वहां से वापसी का कोई कोई विकल्प नहीं है। जाग गए हो तो सो जाने का कोई विकल्प नहीं है। जागना आवश्यक है। संसार के कामों में अपने को उलझाए रखो। संसार के कामों से तुम फ्री हुए और तुम बैठे, और वो छू के चला जाएगा, वो खुशबू में आ जाएगा, वो सांसों में आ जाएगा, तुम्हारे भीतर से होकर निकल जाएगा। लेकिन हाथ नहीं आएगा, दिखाई नहीं देगा, व्याकुलता बढ़ती जाएगी, पीड़ा बढ़ती जाएगी। तो तुम रोना शुरू कर दोगे, रोते रहोगे, रोते रहोगे, लेकिन वो नहीं आएगा। अभी
यात्रा बाकी है। खबर आएगी, वो नहीं आएगा। तो रोते 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 फिर आंसू खत्म हो जाएंगे। अब रात को तकिया गीला नहीं होगा, आंसू सूख चुके हैं। तो तुम गाना शुरू कर दोगे अपनी पीड़ा को। अब गा गा के थक जाओगे तो लिखना शुरू कर दोगे। लिख लिख के भी हार जाओगे, फिर क्या करोगे? क्योंकि जब उसकी खुशबू आएगी तो तुम्हें इस संसार में मन लगने की समस्या शुरू हो जाएगी। तो फिर उसकी कृपा से भाव उठे, हे प्रभु, इस सारे संसार में आप ही हैं और आप ही को मानकर मैं संसार में बरतूं। तो तुम्हारे भीतर संभाव आएगा, सबके लिए एक सा भाव। और जब तुम्हारे लिए संभाव आ जाएगा तो अब भेद बुद्धि का नाश हो जाएगा। भेद नहीं करोगे, भेद अर्थात द्वैत का नाश होगा। और द्वैत अर्थात पंचम चक्र। हृदय की यात्रा शुरू की थी आज, पंचम चक्र को भेदा। अब ऊर्जा आज्ञा चक्र पे पहुंचती है, थर्ड आई। तो कुछ चैन पड़ेगा। लेकिन जो आध्यात्मिक पीड़ा है चतुर्थ और पंचम चक्र की, उससे होकर गुजरना पड़ेगा। उससे होकर गुजरने में अब तक के मेरे जो श्रेष्ठ अनुभव है वो है, संसार के कामों में अपनों को लगाए रखो, उसको याद मत करो। जैसे ही आप उसकी याद में बैठोगे तो वो तो किसी ना किसी तरह से हवा के झोंकों में, सांसों की लय में दिखेगा नहीं, पकड़ नहीं सकते, आंखों का विषय नहीं है, त्वचा का स्पर्श का विषय नहीं है। हवा का एक झोंका महसूस करो, तो वो महसूस हो जाएगा। यही यात्रा है कि जो दिखता नहीं है उसका अनुभव लेना। तो जितने तुम्हारे काम हैं संसार के, उनको अच्छे से प्रेम पूर्वक करो। कुछ ऐसा करो कि किसी की आत्मा को मैं ना दुखाऊं। पूरी जागृति के साथ विवेक से काम लो, विवेक का आश्रय लो। जो सुपात्र हैं उनकी सेवा करो, जो कुपात्र हैं उनसे बच के निकलो। लेकिन अपने को संसार में मिली हुई जिम्मेदारियों में संलग्न रखो। तुम बैठ गए तो आ जाएगा।
कब तक दर्द सहोगे? मीरा ने कितना सहा होगा, कितना सहोगे? और दर्द ऐसा कि कहा नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता। जीवन में जो कर्तव्य आपके सामने है, उसको अच्छे से पूरा करो और प्रसन्न हो। कोई तुम्हें मिले और मिलके लौटे तो उसके भीतर ये भाव होना चाहिए, कितना आनंद लगा, कितना आनंद है। कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? सर मुझे ये आपका अनुभव पढ़ के रोना आया था आज। और कुछ कह भी नहीं सकते? और तो कुछ किया भी नहीं जा सकता। लेकिन क्या होगा जब ये आंसू भी रोना ही आना बंद है तो क्या होगा? तब क्या करोगे? है ना? तो हमेशा बस खुश रहना है। हम्म। जो स्थिति ईश्वर ने दी थी उसको हंसते हुए, है ना, गंभीर नहीं होना है, हंसते हुए, हंसते हंसते आगे बढ़ते जाना है। सर जो बेचैनी होती है उसका क्या करें? बेचैनी तुम्हारी प्रॉब्लम है। चैन है कहाँ चंद स्वरूपनी? संसार में चैन है? परिवार में चैन है? चैन है कहाँ? तो जब तुम कहती हो जो बेचैनी है उसका क्या करें, तो बेचैनी फेंकना सिखाया मैंने तुम्हें? रात देखा बेचैनी कैसे फेंकी जाती है? सीखे हो ना? देख रहे हो ना बेचैनी को कैसे फेंका जाता है? मत रोको ना, पानी को बहने दो। आपने पानी को रोका तो आप फंस गए। उस पानी को बह जाने दो, आप एक कदम और एलिवेट कर जाओगे। उस पानी को बह जाने दो। सिखाया है मैंने बरसों से कि अपने रिएक्शंस अनुभव लिख के दो। प्रेम क्या हो गया, कैमरा क्यों बंद कर लिया? अभी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। वो आपको अपने खांसी को लगी कुछ। एक्सप्रेस करना आना चाहिए, कह देना आना चाहिए। तो कह देने के लिए कोई विशेष युक्ति नहीं भिड़ानी है। जैसा है वैसा कह दो, लेकिन मुझे कह देना है ये भाव प्रबल होना चाहिए। सामान्यतया हम कहने में संकोची होते हैं, हम बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन वो बातों का कोई सार नहीं होता, काम की नहीं होती। हमें सारपूर्ण बात रखनी चाहिए। तो बात का सार यही है कि जो मेरी अवस्था है वो मैं अपने जगत में कह दूं। आप अपनी बात कह दो, आप महसूस करोगे कि बेचैनी थोड़ी ढीली पड़ गई है। लेकिन ठीक उसके साथ एक कदम एलिवेट हो गए, ऊपर बढ़ गए। अब उस कदम की नई बेचैनी आएगी, आने दो। ये रास्ता ही ऐसा है, ये रास्ता ही ऐसा है। लेकिन अगर इस मार्ग पे चलने के लिए आपको कुछ सहयोगी मिल जाते हैं तो ये उसकी बहुत बड़ी कृपा है।
जैसे आप अकेले कोई रास्ता तय करें और आप एक ग्रुप बना के रास्ता तय करें, अकेले में तो पागल हो जाएंगे। लेकिन ग्रुप बना के रास्ता तय होगा तो कभी किसी का कोई भाव है, उसने अपनी बेचैनी इधर डाल दी, कभी इसका ये भाव है, उसने अपनी बेचैनी इधर डाल दी, परस्पर सहयोग से। सब एक ही रास्ते के हैं, सब एक ही मंजिल के हैं। ईश्वर चाहते हैं कि हम परस्पर सहयोग करना सीखें, समभाव में आ जाएं। मैं थोड़ा सुपीरियर हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, ईश्वर को ये पसंद नहीं है। अगर मैं कहूं कि मैं श्रेष्ठ हूं, हरजिंदर जी और रुचि उतनी श्रेष्ठ नहीं है, तो क्या ये बात ईश्वर को अच्छी लगेगी? या ईश्वर के लिए ये बात अच्छी है? क्यों? क्योंकि जितना मैं उनका पुत्र हूं, उतनी हरजिंदर जी उनकी पुत्री हैं, उतनी रुचि उनकी पुत्री है, तो बराबर है। ईश्वर चाहते हैं कि हम सब इस मार्ग पे आगे बढ़ें, लेकिन परस्पर सहयोग करके आगे बढ़ें, एक दूसरे को सहयोग करें। और सबसे बड़ी चीज ये होती है, जब हम दूसरों को सहयोग कर रहे होते हैं, ठीक उस समय समय आने पे हमें बहुत बड़ा सहयोग मिलता है, जब हमारी जरूरत होती है। अगर मुझे आपका सहयोग नहीं मिलता तो मैं सो नहीं पाता रात को, ऊर्जा फैलती ना, बेचैनी चैन में बदली ना, है ना? और कोई कुछ कहना चाहते हैं? सर रात मुझे भी नींद नहीं आई। जब मैंने आपका मैसेज सुबह देखा तब मुझे हुआ, मैं कहा रात 1:30-2 बजे के बाद सोई मैं। मैं भी ऐसे ही सोच रहा। बोलिए हरजिंदर जी। सर मैं ना इस ये पूरे वीक का अपना वो बताना चाहती हूँ अनुभव। सर मैंने जब पहले मेरा क्या ओम चैंटिंग कंटिन्यूटी में नहीं था, जैसे कभी टाइम मिलता था तो कर लेती थी। और सर इस बार मैंने कंटिन्यूटी में किया तो सर पहले तो मेरे को है ना, जैसे हृदय पे ना ऐसे प्रेशर लगता था जैसे सांस लेने में। और सर जब मैं करती थी तो जैसे बताया था कि 2 सांसें लेनी है, तो वो कई बार तो वो काउंटिंग में ही ध्यान रह जाता था। और कई बार ऐसा लगता था सर कि जैसे पता ही नहीं मैंने कितनी सांस ले ली। और फिर याद आता था कि मेरे, और कभी कभी इधर उधर भी सर मन भटक जाता था उसके बीच में। लेकिन सर परसों मेरे को ना ऐसे लगा कि मेरे को ना ओम चैंटिंग की सर मैंने, तो ऐसे लगा कि बस अंदर तक पूरी सांस ले रही हूँ ना, तो सर हवा अंदर भीतर बिल्कुल नीचे गहराई तक जा रही है और आराम से जा रही थी सर वो। उसके बाद सर इस सब पूरे हफ्ते मेरे को इतना अच्छा लगा कि ऐसा लगा कि मेरे में ना बहुत एनर्जी है। वेरी गुड। थकान फील ही नहीं हुई सर मेरे को। थकान ऐसा लगा कि है ही नहीं। और मैंने इस हफ्ते मेरे ख्याल सर काम भी बहुत किया होगा फिजिकली, तो लेकिन मेरे को थकावट फील नहीं हुई सर। लेकिन ये है कि सर रात, हाँ जी। और सर परसों तो मैंने 3 बार ओम चैंटिंग कर ली थी, मेरे को ऐसे भूख लग रही थी कि मैं और करूँ और करूँ। फिर असर, लेकिन अभी कर रही थी ओम चैंटिंग तो थोड़ा सा हृदय पे ना प्रेशर सा आ रहा था। बस यही अनुभव है। गुड है। और और सर एक और वो, सर वो आपने वो सपने जो थे पिछली बार वाले, वो मेरे को लगता नहीं है सर इस बार इस हफ्ते आए हों और मैंने उन पर, वो मेरे पे इतना हावी भी नहीं हुए सर, मेरे को याद भी नहीं है अगर आए हो तो। बहुत बढ़िया, आए ही नहीं फिर। नहीं सर आए हो तो मेरे को याद नहीं है सर, मैं उलझी नहीं हूं उनमें, मेरे को पता ही नहीं। आपने बोला था उठ जाना, तो सर जब भी ऐसा होता था तो मैं उठ जाती थी, बेड छोड़ देती थी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया हरजिंदर जी। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे थे? मुझे ये कहना चाह रहा था कि मुझे लगता है कि हमें जो इन जिस कोर्सेज में सूत्र मिलते हैं ना, जैसे गणित के सूत्र होते हैं, तो हम जब तक उनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व नहीं करते
फिर लिखते हैं इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। तो ऐसे ही मैं अनुभव बता रहा हूँ अपना, कि मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो मुझे मिलते हैं यहाँ से आपकी और परम गुरुदेव की कृपा से, तो उन सूत्रों को पकड़ के उस पर थोड़ा सा भी चलें अगर हम, तो चीजें दिखती हैं फिर। जैसे आपने कल कहा था कि आप कॉन्फ्रेंस में हो, आप देखना जो बहुत बॉडी एक्टिव भी वो कर रहे होंगे और फोर्स कर रहे होंगे, तो तमस प्रधान होंगे, या जो बहुत इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं लोग। मैं कल ऑब्जर्व कर रहा था ये चीज, कि फालतू की बात कर रहे हैं, इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्स्ट्रा हंस रहे हैं। वो नकलीपन जो है, वो नकलीपन दिख रहा था। और जो बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो बहुत सहज अपनी स्थिति में स्थिरता के साथ, वो जिनको मैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये सॉलिड लोग हैं, तो उनके अंदर ऐसा बहुत सारे लोग जो सॉलिड थे, वो उन्होंने प्रूव, मतलब वो तो साइंस के बेसिस पे के पेपर्स कर लिए उन्होंने, कहीं पब्लिकेशन कर लिए, लेक्चर्स ले लिए बड़े बड़े। लेकिन ये बात कल बड़ी अच्छी सी मुझे दिखी, कि बहुत सारे सहज स्वभाव में आराम से बैठने वाले लोग बहुत गहरे हैं, और जो उथले हैं वो ऊपर उछलते जाना है। ऐसा मैंने कल से अनुभव किया। बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक अनुभव किया आपने। वेरी गुड है। ठीक है सर। सर जो आप उसका उत्तर सुनो। कल की बात को कंटिन्यू करेंगे कि समाज में जो एक काम विकृति विकृति बढ़ रही है ना, होमोज एंड लेस्बियंस की, उसका कारण क्या है। हम ये कल चर्चा कर रहे थे, तो रह गई थी, पूरा करते हैं आज। देखो, काम ऊर्जा तीन तरह से बढ़ती है। इसके जो बढ़ने के हैं वो तीन तल हैं। एक है मैं, काम ऊर्जा में पहले मैं स्वयं को जानता हूं, हर जीव। फिर लाइक मी, मेरे जैसे, उनको जानता हूं। और इसके थर्ड चरण में मैं अदर्स को जानता हूं। ये होता है, ये इसका क्रम है। इस क्रम में हम सेक्स या काम ऊर्जा को समझते हैं। इसका सही शब्द है काम ऊर्जा। इसका क्रम है, पहले मैं स्वयं को जानूं, फिर मैं अपने जैसों को जानूं, और फिर मैं अदर पोल को जानूं। इस क्रम से आप काम ऊर्जा को जान पाते हैं। ये इसकी व्यवस्था है। तो जो जीवन के तीन अवस्थाएं हैं हार्मोनल चेंज की, बच्चे का जन्म हुआ, पहला हार्मोनल चेंज लगभग 10, 11 या 12 साल के आसपास, जब वो बालक से किशोर हो रहा है। देखिए, सनातन ने इस चीज को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई किया है। हमने पहले उसको किशोर बनाया, फिर हमने उसको युवा बनाया। तो बालकाल, किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था। तो लगभग 0 से 10, 11 साल तक अप्रोक्सीमेटली ये बाल्यावस्था हो गई। फिर किशोर अवस्था, या हार्मोनल चेंज हो गए हैं, यहाँ पे शारीरिक परिवर्तन होने लगे हैं। और युवावस्था आई है 17, 18 साल के आसपास। तो अब ये शारीरिक परिवर्तन स्थायी हो गए। तो जो फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ है बाल्यावस्था, उस समय जो जीव है वो अपने शारीरिक एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स को अंडरस्टैंड करता है, और उसकी बहुत रुचि रहती है अपने ही शरीर में। स्पेशली जो मेल चाइल्ड है उसको अपने लोअर पार्ट ऑफ बॉडी पे, और जो फेमिनिन एनर्जी है उसका अपर पार्ट ऑफ बॉडी पे। और वो अपने शरीर को समझ रहे हैं। वो शरीर को समझ रहे हैं। मैंने कल उदाहरण दिया था कि बच्चा जो है वो दूध पीता रहता है और दूसरे हाथ से अपने बॉडी पार्ट से प्ले करता रहता है।
तो हमारी एक परंपरा रही कि बच्चों को बचपन में नंगा रखा जाता था, तो उनका उनके शरीर से इंट्रोडक्शन होता था। ये सहजता का क्रम है। अब वो किशोर अवस्था में आया, तो अभी तो क्या है, सब इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन थोड़ा सा भी पीछे जाएंगे, जस्ट कुछ वर्षों पहले, तो इस 12-13 साल की उम्र में आके हर बच्चे का एक अंतरंग मित्र बनता था। लड़के का बॉयफ्रेंड, लड़की का गर्लफ्रेंड, और वो बोलते थे मेरा सबसे पक्का दोस्त है, ये मेरी सबसे पक्की सहेली। और कहते थे कि हम बिल्कुल फ्रैंक हैं, हम हर तरह की बात कर सकते हैं। अभी हर तरह की बात क्या है? अपने अपने जीवन में जब हम पीछे जाएंगे तो हम पाएंगे कि उस फर्स्ट हार्मोनल चेंज के बाद जो मेरा सबसे पक्का दोस्त बनता था, ये मेरी पक्की सहेली बनती थी, उससे मैं अपने काम केंद्र संबंधी परिवर्तन के बात करने में कंफर्टेबल था। आप समझना बात को। दोनों मेल हैं या दोनों फीमेल हैं, दोनों अपने अपने काम केंद्र की बात एक दूसरे को कर रहे हैं, अप्लाई नहीं कर रहे। ये सबके जीवन के अनुभव होने चाहिए। अगर किसी के जीवन का अनुभव नहीं है तो कुछ गड़बड़ है वहां पर। और फिर ये दोस्त या ये सहेली, ये पक्की, हाथ में हाथ लेके घूमते थे, वॉक करते थे, अकेले में बैठ के बात करते, मेल मेल ही है, फीमेल फीमेल ही है, अकेले में बैठ के बात करते थे। घर का बड़ा आ जाता था तो चुप हो जाते। अभी हम उन काम केंद्रों को समझ रहे हैं, इसमें हमने 2 4 5 साल गुजारे, और जब जब जैसे युवावस्था लगने लगी, टाइम थोड़ा प्लस माइनस लेके चलेंगे, अब हमारा जो अपोजिट पोल है, अब उसके प्रति हमारा अट्रैक्शन बढ़ता गया है। ये काम का सही मार्ग है, यहां पे कोई रुकावट नहीं पैदा की। क्या यहां तक मेरी बात सबको समझ आई, या किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है? आगे बढ़ते हैं। काम ऊर्जा इसी क्रम में सहजता से बढ़ती है। काम ऊर्जा इस जीवन की सबसे अधिक प्रभावी ऊर्जाओं में से एक है। इसका दमन नहीं किया जा सकता, इसको दबाया नहीं जा सकता, इसको चैनलाइज किया जा सकता है। अब आज बच्चा पैदा हुआ, प्रश्न ये था कल कि इतने जो होमोसेक्सुअल्स या लेस्बियंस बढ़ रहे हैं समाज में, उसका कारण क्या है? और आप जानेंगे पिछले 20-25 सालों में बहुत तेजी से बढ़ रही है आबादी। बात यहां तक पहुंची कि इनके लिए कानून वगैरह भी आ गए थे, और जितनी मेरी जानकारी है तो शायद कोई उच्चतम न्यायालय में कोई उच्च अधिकारी भी इसी मनोरोग से परेशान थे। अब क्या हुआ? अब बच्चा पैदा हुआ, तो पहले बच्चे को सूसू पॉटी के लिए कोई बंधन नहीं था, उसके प्राइवेट पार्ट्स ओपन रहते थे, वो आसानी से उनको छू सकता था, अपने ही बॉडी पार्ट को। आकर्षण का नियम समझ आया? स्वयं से आकर्षण, स्वयं जैसे के प्रति आकर्षण, विपरीत के प्रति आकर्षण। आकर्षण के बढ़ने का यही क्रम है। पहले मैं अपने को जानूंगा, फिर मैं अपने जैसे को जानूंगा, फिर मैं विपरीत ध्रुवी को जानूंगा। तो बच्चा जो था वो अपने एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स को टच कर सकता था, और उसके प्रति उसको कोई शर्म का भाव नहीं था। हमारे शर्म नहीं सिखाई जाती थी, एक इजी एक्सेस था। लेकिन आजकल क्या हुआ? आजकल आ गया नैपी पैड। नैपी पैड को माओ ने इतना गलत प्रयोग किया कि उन्होंने अपने बच्चे के पर्स प्राइवेट पार्ट्स को उसके अंदर पैक कर दिया, और सुबह पैक कर दिया, शाम तक पैक है।
बच्चा अपने शरीर को छूना तो दूर, उसको हवा तक नहीं छू सकती। अब देखिए इस विकृति का असर क्या हो। जो बच्चे को अपने शरीर को समझने की क्रिया पैदा होते ही या 2-4 महीने बाद शुरू हो गई थी, जब तक आपने नेपी पैड बांधा तब तक वो अपने शरीर को समझने की क्रिया लेट हो गई, जिसको मैं मानता हूं कम से कम 5 से 6 साल लेट तो होती ही है। जब बच्चा 6 साल का है तब वो अपने शरीर को समझ रहा है। उसको प्रकृति ने 10 से 12 साल दिए थे शरीर को समझने के लिए। वो साइकिल ऐसा ही है, उसकी अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस स्टार्ट होना डिले हो गया, तो अपने को समझने के क्रम में अब वो 15 से 17 साल तक जाएगा। लेकिन जब वो 15 से 17 साल जाएगा, उसके बीच में उसका फर्स्ट हार्मोनल चेंज आ जाएगा। अब उसका जब फर्स्ट हार्मोनल चेंज आएगा, उस चेंज को क्योंकि वो अपने को नहीं समझ पाया अभी तक, और सेकंड जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई अपने जैसे को समझने की, तो यहां पे गड़बड़ ज्यादा हो गया। अब उसके ऊपर प्रेशर आ गया, क्योंकि मैंने कहा कि ऊर्जा को दबाया नहीं जा सकता है, और ऊर्जा को दबा दिया गया है। तो अब क्योंकि उसको फास्ट लर्निंग करनी है, तो इस क्रिया में वो अपने जैसों के साथ प्रयोग शुरू कर देता है। आप समझिए ये कहां से बीमारी पैदा होती है। अपने जैसों के साथ उसके प्रयोग शुरू हो गए। प्रयोग शुरू नहीं होने चाहिए थे, लेकिन प्रयोग शुरू होंगे 16, 17, 18 साल की उम्र से, तो कुछ टाइम तो रेजिस्ट करता है। लेकिन जब तक वो 17, 18 साल का होता है, तब तक मेरे जैसों के प्रति उसकी समझ पूरी खुलती नहीं है, और अपोजिट पोल के प्रति उसका आकर्षण या प्रयोग की इच्छा उसकी प्रबल होने लगती है। काम ऊर्जा के प्रयोग की इच्छा 15 साल पे नहीं होती है, 17, 18 के आसपास ही आके होती है। और इस क्रम में बच्चे उस मार्ग को अपना लेते हैं जो कि उचित नहीं, जो प्राकृतिक नहीं है। कभी आपने सोचा कि आपका एक नैपी पैड समाज को कितनी विकृति से भर सकता है? आप जाओ पश्चिम में, वहां पर नैपी पैड काफी पहले से हैं, वहां पर ये बीमारी काफी पहले से है। आप आओ हमारे यहाँ नैपी पैड का प्रचलन अभी कुछ 20-25 साल से हुआ है। और आप देखें कि ये जो प्राइड परेड एंड ऑल थिंग्स है, ये भी पिछले 2 दशक में ही सब हुआ, उससे पहले कुछ नहीं होता था। आपने कभी सोचा कि आपका एक ऐसा कार्य जो कि आपको थोड़ी मेहनत से बचाता है, वो बच्चे को कहां से कहां ले जाता है? बच्चे के मनोविज्ञान को समझो, उसकी प्रकृति को समझो, उसकी ऊर्जा को समझो। अपने बच्चों को स्पेस देते हैं जी, हम तो बात करते हैं, हम उससे सारी बात करते हैं, क्या खास बात करते हैं? जब उसको स्पेस चाहिए था अपने ही शरीर को छूने के लिए, तो तुमने नेपी पैड बांध के उसके स्पेस को क्लोज कर दिया। मतलब हवा भी नहीं जा सकती, क्योंकि यदि हवा जाएगी तो पॉटी भी बाहर आएगी। कृपया अपनी अपनी किटी पार्टीज को छोड़ दें, अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाना छोड़ दें। आप मां बने हैं, दोनों की बात करता हूं, स्त्री पुरुष की। तो जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उस बच्चे को पालन पोषण की, उसमें अपना समय लगाइए। नौकरों के हाथों में बच्चे मत दीजिए, नैपी पैड्स से बच्चे मत पालिए। आजकल तो सबके पास पैसे हैं, अधिक कपड़े रखिए, मत धोइए गंदे कपड़े, फेंक दीजिए। डिस्पोजेबल सस्ते कपड़े ले आइए। मैं मानता हूं कि कभी आपको शादी में जाना है तो नैपी पैड लगा के जाइए। आपको ऑन एन एवरेज महीने में 2 से 3 फंक्शन से ज्यादा नहीं होते हैं, तो 10 दिन में एक बार 4 से 5 घंटे के लिए नैपी पैड लगा लिया तो ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है।
क्या दिक्कत है, लगा लीजिए। लेकिन रोज सुबह से शाम तक आप अपने बच्चे के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं, उसको मानसिक रूप से विकृत बना रहे हैं। शरीर के जिस अंग के प्रति उसका सर्वाधिक आकर्षण है, आप उसको उसको टच करने से रेजिस्ट कर रहे हैं। तो वो आकर्षण और बढ़ जाएगा, ऊर्जा विकृति में बदल जाएगी। तो क्या करोगे? तो आपके संपर्क में जितने लोग आए उनको धीरे से बोलने की कोशिश करो कि नैपी पैड मत पहनाइए रेगुलर लाइफ में, मत पहनाइए। नैपी पैड बिल्कुल नहीं पहनाना चाहिए। आपको कभी जाना है, इमरजेंसी है, या कई बार चलो घर में मेहमान आ जाते हैं, ठीक है पहना दो 2-4 घंटे के लिए, बस इतना ही। और जब वो मेहमान चले जाएं तो बच्चे को नैपी पैड तुरंत उतार दो, चाहे वो गंदा हो या ना हो। झांक के देखती हैं लेडीज, साफ है या गंदा है, उतार के फेंको। आजकल एक नया सिस्टम चल गया, बच्चे को हर समय कच्ची बना के रखते हैं। हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। बनियान होता था, तगड़ी होती थी, कच्ची नहीं होती थी। अनपढ़ थे लेकिन बहुत गहरे थे पहले वाली पीढ़ी, उनको चीजों की बेहतर पकड़ थी। आपकी एक छोटी सी गलती समाज को कितनी बड़ी विकृति की ओर लेके जा रही है, इस चीज का कभी आपको समझ नहीं है। तो कृपया समझाइए, जो भी आपको मिले उनको एजुकेट कीजिए। ये धरती हमारे रहने का स्थान है, ये समाज हमारा परिवार है। समाज में गड़बड़ियां होंगी तो उससे हम अछूते नहीं रह सकते, बीमारी आएगी ही आएगी। सर, मैंने 2 जनों को समझाया सर, उन्होंने मुझे को इतनी बातें सुना दी ना, मैं चुप ही हो गई। आपको एक ख्याल रखना था कि वो सुनने के मूड में है या नहीं। तो लड़कियों के लिए झबले की व्यवस्था की गई थी, लड़कियों के लिए झबला, क्योंकि लड़कियों का आग्रह शरीर के ऊपरी हिस्से में रहता है। और इसको आप आगे तक देखिए, जब ढकने की बात आती है तो पुरुष अपने शरीर का निचला हिस्सा ढकते हैं और स्त्री अपने शरीर का ऊपरी हिस्सा ढकती है। चुनरिया वहीं से आई है। पूरा सूट पहनने के बाद भी ऊपर से चुनरी की क्या आवश्यकता है? घाघरा चोली पहनने के बाद भी ऊपर से ओढ़ने की क्या आवश्यकता है? साड़ी प्रॉपर बांधने के बाद भी ऊपर से पल्ला लेने की क्या आवश्यकता है? पल्ला अवॉइड किया जा सकता है? नहीं। इस मनोविज्ञान को समझो। लंगोट की क्या आवश्यकता है? शरीर के उस हिस्से को विशेष महत्व दिया है हर जीव के मनोविज्ञान ने, और उसने उसको कवर करने की एक प्रैक्टिस रही है उसको। अगर कभी किसी के जीवन में अनुभव आया हो तो पुरुष यदि किसी स्थिति में वस्त्रहीन हो तो वो अपने शरीर के निचले हिस्से को हाथ से ढकता है, और यदि अवस्था स्त्री के साथ हो तो वो ऊपरी हिस्से को ऐसे ढकता है। आप देखिए कितना गहरा मनोविज्ञान है। ये ऊर्जा केंद्र है। तो छोटे बच्चों के लिए लड़कियों के लिए झबले की व्यवस्था की गई। झबला, झबला समझते हो ना? झबला एक बहुत ही ढीला ढाला सा वस्त्र, जिससे सामाजिक रूप में उसका शरीर ढका रहे लेकिन उसको स्पेस मिला रहे। इन बातों का ख्याल कीजिए, और किसी को भी ये बात कहने से पहले उसको पहले जांच लें कि क्या वो सुनने के लिए तैयार है। यदि वो सुनने के लिए तैयार है तो उसको कहो कि ठीक है, फिर हम कल बात करते हैं,
आई विल शेयर, गिव मी ए कॉल। अगर वो सुनने के लिए तैयार है तो वो आपको कॉल करेगी, वो आपको कॉल करेगा, तो आप उसको शेयर करें, नहीं तो मत करें, प्रतीक्षा करें। ऐसे जाके अगर आप ऐसी उल्टी कर दोगे तो फिर तो नहीं ना, है ना? ठीक है, ओके। आप सबने ईश्वर की कृपा से ध्यान किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी मिलेंगे। नारायण है। नारायण हरि। नारायण नारायण सभी है। को नारायण।